सो आप सब लोग को जय हिंद। आई होप मुझे आपको मेरी की आवाज़ और वीडियो क्लियर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं बहुत दिन से बोल रहा था कि हमको छत्तीसगढ़ की जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, उसके बारे में हम लोग को वीडियो लेके आना है, क्लासेस लेनी है। ऑफलाइन क्लासेस में कुछ और क्लासेस चल रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो आपके एग्जामिनेशन है, फॉर एग्जाम्पल अभी जो एग्जामिनेशन की चर्चा चल रहा था एडीयू, है ना, और इसके साथ में ये हमारे प्री एग्जामिनेशन में तो आता ही है और साथ ही ये व्यापक में भी पूछा जाता है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है और जो एडीओ एग्जामिनेशन होना है उसमें से 30 नंबर का आएगा ही आएगा। सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये जो लेक्चर है ये एक प्रकार का डेमोन्स्ट्रेटिव लेक्चर रहेगा। इसमें हमको समझ में आना चाहिए कि ये ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखो, पंचायती राज चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों तीनों एग्जामिनेशन के लिए। पंचायती राज, ये नाम तो आप सभी लोग अवेयर होंगे। ये नाम जो है आप सभी के लिए कोई नया नाम नहीं है। ठीक है, देखो, गांव में शासन किसके माध्यम से होता है? पंचायत के माध्यम से। अर्थात भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण ही क्या है? पंचायती राज का एग्जाम्पल है। विकेंद्रीकरण का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? पंचायती राज। क्या मतलब होता है इसका मतलब जब हम शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, कार्य करने की शक्ति, न्याय व्यवस्था करने की शक्ति, न्याय देने की शक्ति, वो शक्ति किसके पास रहती है? सरकार के पास में। क्लियर बात है? अब सरकार किसको बोलते हैं? तो सरकार दो प्रकार के होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। क्लियर बात है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार जब अपनी खुद की शक्ति को किसी दूसरी बॉडी को प्रदान करती है वही क्या कहलाती है? शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत के अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति को बांट देना, विकेंद्रीकृत करना, एक जगह केंद्र पे नहीं रखना। और यही विकेंद्रीकरण, अपनी शक्ति को बांटना ही भारत की संघात्मक शासन का एग्जाम्पल है। क्लियर बात है? अब डायरेक्ट चलते हैं हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में। आपको धीरे धीरे स्टोरी, कहानी, महत्व समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था, जिस हिसाब से अगर आप शहर के हैं तो आपके यहाँ पे शासन के लिए क्या बनाया जाता है? नगर पालिका। उसी हिसाब से गांव में शासन के लिए पंचायत बनाया जाता है। पंचायत एक सक्षम बॉडी होती है जो अपने स्तर पर कुछ कार्य करा सकती है, कुछ निर्णय ले सकती है। क्लियर बात है? एक सक्षम सरकार के रूप में उसको स्थापित किया जाता है और उसका भी टेन्योर 5 साल होता है। ये सारी डिटेल्स हम लोग को इस क्लासेस में पढ़ना है। अब देखो, अगर हम पंचायती राज व्यवस्था की इतिहास की बात करते हैं, हर चीज का एक हिस्ट्री होता है ना। अगर हम इसकी इतिहास की बात करें तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे ही हम लोग, है ना, 1947 में हम लोग को फ्रीडम की प्राप्ति हुई, आज़ादी मिली, भारत देश आज़ाद हुआ गुलामों से, है ना, गुलामी से आज़ाद हुआ, तो उस समय जो नियम बनाने की शक्ति थी, तो नियम बनाने के लिए हम लोगों ने एक संविधान सभा, है ना, संविधान सभा बनाया था। ठीक है, अब इस संविधान सभा का काम था कि भाई आपको नियम बनाना है। क्लियर बात है? तो इस संविधान सभा के समय क्या क्या चुनौतियां होंगी, है ना। अब भाई 300 साल तो हम लोग गुलाम हो गए थे। अब गुलाम होने के बाद हम बोले कि आप लोग नियम बना दो ये सारे लोगों के लिए, गुलामों के लिए, जो पहले गुलाम थे, हमारी बात कर रहे हैं, है ना। तो इसके पास में क्या क्या समस्या थी? तो सबसे पहले इनके पास में अनेक समस्या है, उसको देखो। सबसे पहले समस्या ये थी कि हमारा लोकतंत्र है, पब्लिक ही हमारे यहाँ पे राजा होगा, तो वो लोकतंत्र किस प्रकार का होगा, इसके बारे में वो स्टडी किए। उसके बाद, है ना, नियम निर्माण किए। एक बात। दूसरी बात, संविधान सभा के बाद दूसरी व्यवस्था है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था होगी वो कैसी है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो हमारी न्याय व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दबाव नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र न्याय व्यवस्था है। ये वो लोगों के पास में समस्या आ रही थी। अगर उनको स्वतंत्रता देना है, उनको फ्रीडम देना है, तो किस हद तक दें। क्लियर बात है? अब उनके पास में सामाजिक व्यवस्था कैसी होना चाहिए, समाज में न्याय पहले कहाँ, न्याय के लिए कहाँ जाएगा। आप लोग जाते हैं ना कि आपको कुछ समस्या होती है तो आप कोर्ट जाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर हाई कोर्ट जाओगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे, तो न्याय व्यवस्था चरण कैसा होगा। ठीक है, तो उसी का यही प्रॉब्लम था, किसके पास में, यही चुनौतियां थी किसके पास में? संविधान सभा के पास में, कि हम लोग लोकतंत्र कैसा लाएं। ये भारत, ये जो है गाँव का देश है, तो गाँव में लोकतंत्र लाने के लिए कैसा होना पड़ेगा? गाँव के लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लांट करना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, लेकिन इसके पास में अनेक चुनौतियां थी ये। ठीक है, अब इस चुनौती का सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या था? मान, है ना, क्या सोल्यूशन था इसका? तो वर्तमान में जब ये लोग स्टडी किए तो इनके दो व्यवस्था इनको समझ में आया। दो व्यवस्था इनको लगा कि भाई एक तो हमारे पास है उदारवादी और एक होता है समाजवादी।
ठीक है। तो उस समय भी और वर्तमान में जो सबसे सुप्रीम कंट्री हुआ करती थी वो हुआ करती थी यूएसए, अमेरिका। और अमेरिका कंट्री में उस समय उदारवाद चलता था, मतलब जहां विधि का शासन चलता था कि विधि से बड़ा कोई नहीं होगा, विधि ही सत्ता का संचालन करेगी, विधि से बड़ा कोई नहीं होगा। ये एक तरीका था कि हम लोग इस विचारधारा को हमारे देश में क्या कर दे, लागू कर दे। एक बात। दूसरी बात, समाजवाद। ये टॉपिक था समाजवाद। तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है कि हम लोग सभी समाज के सभी वर्गों में, सभी लोगों में, महिलाओं में, बच्चों में, पुरुषों में जो अपने काम करेंगे उन सभी में हम लोग आर्थिक समानता पे बल देंगे। एक बात। दूसरी बात, सभी लोग को समान अवसर मिलेगा, समाजवाद बोलता है। सभी लोग को सामाजिक न्याय के अंतर्गत सहभागिता में रखा जाएगा, मतलब सब लोग को समाज में समान रूप से न्याय की प्राप्ति होगी। ये कौन बोलता है? समाजवाद। तो इस संविधान सभा के पास में, इसके पास में दो ऑप्शन था, एक उदारवाद और दूसरा समाजवाद। लेकिन भारत में उस समय वर्तमान तक, है ना, सबसे बड़े सदी के महानायक के रूप में उभरे हुए थे महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का जो गांधीवाद था, यहाँ पे रोला बना, यहाँ पे एक संकट बना इसके लिए कि ये जो व्यक्तित्व है ये अपने आप में एक क्या है, विचारधारा को जन्म करने वाले हैं। तो अभी हम लोग को समझना है कि ये गांधीवाद क्या होता है। इस पंचायती राज का जन्म इसी गांधीवाद से हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का जन्म कहाँ से हुआ? तो पंचायती राज व्यवस्था का जन्म गांधीवाद से हुआ। और गांधीवाद कहाँ से आया? गांधी जी से। समझ में आया? अभी हमको समझना है गांधीवाद। चलो, अब देखो, अब प्रश्न ये है कि गांधीवाद क्या है। देखो, ये जो उदारवाद था और समाजवाद था, ये एक प्रकार की विदेशी विचारधारा थी। भाई हमारे तो था नहीं, लेकिन हमारे देश में गांधी जी की जो विचार थी उसको पूरा देश मानता था, पूरी कांग्रेस मानती थी। ये मानने लगा कि गांधीवादी जो है हमारी देश की विचारधारा है। जो गांधीवाद है यह कहाँ का है? हमारे भारत देश की विचारधारा है। अब ये हमारे भारत देश की विचारधारा है, तो जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा है ना, इसको गांधीवादी विचारधारा को मानना चाहिए। ये बोला गया कि जो विचारधारा है गांधीवाद, वो उसको हमारी जो संविधान सभा है उसको कानून निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए, उसको मानना ही चाहिए। ये एक क्या था? एक विचार था, क्लियर बात है। लेकिन इस विचार को एक समस्या उत्पन्न हुआ, इस विचार को मानने के लिए एक समस्या उत्पन्न हुआ, गांधीवाद को मानने के लिए एक प्रॉब्लम सामने आई। वो प्रॉब्लम क्या था उसको देखो। प्रॉब्लम यह था कि दो आदमी थे, एक नारायण अग्रवाल और दूसरा ग्रीनविल ऑस्टिन। इनका नाम था ग्रीनविल ऑस्टिन। तो इन दोनों ने बोला कि जो कांग्रेस थी ना, जिसने आज़ादी के रूप में बहुत सारी जंग लड़ी, तो जो कांग्रेस थी वो तो कभी गांधीवादी थी ही नहीं, तो हम लोग गांधीवादी विचारधारा को क्यों माने? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि भाई पूरे कांग्रेस के समय गांधी जी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, और फिर बोल रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो तो कभी गांधीवादी विचारधारा में थी ही नहीं, तो हम लोग इसको क्यों माने? ये प्रॉब्लम है। इन लोगों का स्टेटमेंट बड़ा अजीब था। ठीक है, अब दिमाग खराब हो गया भाई। अब बोला कि भाई एक काम करो, अगर आप ऐसा बोलते हैं कि ये गांधीवादी विचारधारा में कांग्रेस नहीं थी, तो आप सबसे पहले प्रूफ दो, क्योंकि बिना प्रूफ के, बिना दलील के, बिना वकील के किसी को सजा नहीं मिल सकता। आपको प्रूफ देना पड़ेगा, भारतीय, है ना, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। अब इन्होंने प्रमाण दिया, सबूत दिया, साक्ष्य दिया, किसके तहत? इसके तहत नेहरू रिपोर्ट 1928 1928 के तहत नेहरू रिपोर्ट ने बोला कि भाई नेहरू रिपोर्ट जब प्रस्तुत हुआ तब गांधी जी तो जिंदा थे, और नेहरू रिपोर्ट में गांधीवादी विचारधारा मेंशन नहीं था। अगर आपको गांधी ये समझ में नहीं आ रहा है नेहरू रिपोर्ट क्या है, तो आगे समझ में आएगा। ये जो आगे कंटेंट है ना, ये पढ़ोगे फिर समझ में आ जाएगा। एक बात, ये पहला प्रमाण था। दूसरा जो साक्ष्य था ये दिया गया कि नेहरू जी और गांधी जी में, अर्थात नेहरू जी और गांधीवाद में क्या अंतर है? ये कौन बोल रहा है? नारायण अग्रवाल और ग्रीनविल ऑस्टिन बता रहा है संविधान सभा को कि भाई नेहरू और गांधी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंशिएटिव है। क्लियर? अब देखो, नेहरू जी थे पंथ निरपेक्षता। नेहरू जी क्या थे? पंथ निरपेक्ष वाले थे कि भाई आप हिंदू हैं आप मान सकते हैं, आप मुस्लिम हैं आप मान सकते हैं, आप जैन हैं आप मान सकते हैं। लेकिन गांधी जी विपरीत थे, गांधी जी थोड़ी धार्मिक थे, है ना, बोलते थे ना हे राम, इस वाले कॉन्सेप्ट पे थे। क्लियर बात है? अध्यात्म को प्रमोट करने वाले कॉन्सेप्ट पे। क्लियर बात है? तो दोनों की विचारधारा अलग, दोनों की विचारधारा डिफरेंस। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट,
नेहरू जी संसदीय प्रणाली में विश्वास करते थे। इसका मतलब क्या होता है? नेहरू जी संसदीय प्रणाली में विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी ग्राम स्वराज की जो विचारधारा है उस पर विश्वास करते थे। संसदीय प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले जो विकास होता है वो शहरों का होता है। ऐसा माना जाता है कि आप शहर को डेवलप कीजिए, उसके बाद गांव का डेवलप करना, गांव का विकास धीरे धीरे होना प्रारंभ होगा। लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे कि आप पहले गांव से चालू करो, गांव का विकास होगा, उसके बाद शहर का विकास करना ज्यादा जरूरी है, ऐसा बोलते थे। तो ये दोनों की विचारधारा अलग थी। तो ये जो नारायण अग्रवाल थे और ग्रीनविल ऑस्टिन थे, ये अपने बात को प्रमुख प्रमाणता के साथ रखने में सक्षम हो रहे थे। क्लियर बात? एक बात, दूसरा प्रमाण और दिए, ये बोला गया कि जब हम लोग संविधान का ड्राफ्ट का निर्माण किए ना, ड्राफ्ट मतलब कि संविधान का होगा क्या होगा, पहले किसको रखेंगे, मूल अधिकार को रखेंगे कि मूल कर्तव्य को रखेगा, संविधान संशोधन कहाँ रहेगा, ये होता है ड्राफ्ट। तो ये बोला गया कि जब हम लोग ड्राफ्ट का निर्माण किए ना, तो उस समय भी हम लोगों ने गांधीवादी विचारधारा को ध्यान में नहीं रखा था। हम लोगों ने गांधीवादी विचारधारा के बिना ही किसको रख दिया, ये ड्राफ्ट को निर्माण कर दिया था। तो अब संविधान सभा टेंशन में आ गई, बोले कि भाई आप लोग जो बोल रहे बिल्कुल सही बात है, तो हम लोग अभी गांधीवादी विचारधारा को कैसे निर्माण कर सकते हैं, कैसे इम्प्लांट कर सकते हैं। क्लियर बात है? अब जब एक ही समस्या थी इसके पास में कि अगर हम लोग गांधीवादी विचारधारा को लेके आएंगे तो हम लोग किसको लाएंगे, ग्राम स्वराज को। तो वर्तमान में ग्राम स्वराज, जब भारत देश आजाद हुआ तब ग्राम स्वराज आया था क्या, तब पंचायती राज आया था क्या, नहीं आया। तो ये इसके पास में ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब देखो आगे, अब देखो, अब नारायण अग्रवाल और ग्रीनविल ऑस्टिन ने जो प्रमाण दिया, जो सबूत दिया, जो साक्ष्य दिया, उसके आधार पर जो हमारी संविधान सभा था ना, इसने कहा कि भाई ठीक है, गांधीवादी जो विचारधारा है ये एक भावनात्मक चीज है, इस भावनात्मक चीजों को हम लोग एक काम करते हैं, खत्म नहीं करते, इसको रखते हैं। तो इन लोगों ने उसको कहाँ रख दिया, संविधान में टोटल 22 भाग है, संविधान में टोटल 22 भाग है, तो उस 22 भाग में से भाग नंबर 4 में, भाग नंबर 4 में इसको रखा। और इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रखा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि राज्य जब सक्षम होगा, जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ जब सक्षम होगा तब वह भाग नंबर 4 में जो भी नीति निर्देशक तत्व है उसको अपने राज्य में क्या करा सकते हैं, लागू करा सकते हैं स्वेच्छा से। एक बात। दूसरी बात, इसमें लिखा गया किंतु, किंतु नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट। मतलब ये होता है कि अगर भाग नंबर 4 में ये लिखा हुआ था कि पंचायती राज बनाया जाएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते, कोर्ट में जा नहीं सकते कि भाग नंबर 4 में लिखा है कि राज्य की ड्यूटी है कि आपको पंचायती राज व्यवस्था बनाना है, तो आप ऐसा नहीं जा सकते। वहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार वहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन जब आज़ादी मिली तब हम लोगों ने उसको लागू किया क्या, नहीं किया। जब राज्य के पास पैसा आ गया तब उसने बोला कि अब हम लोग आंगनबाड़ी खोलेंगे, अब हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। उसी तरह राज्य के पास में जब सक्षमता आई आर्थिक रूप से, तब उन्होंने बोला, राज्य ने बोला कि अब हम लोग पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। तो आप इसको लागू करने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। जो भी चीजें भाग नंबर 4 में लिखा है उसको लागू करने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। राज्य की इच्छा होगी, उसके पास में पैसा आएगा, वो सक्षम होगा, वो लागू कर सकता है। ये व्यवस्था किया गया संविधान सभा द्वारा। समझ में आई? अब आगे, राइट। अब देखो, अब इसके बाद क्या हुआ, इसको तो हम लोगों ने बोल दिया कि डीपीएसपी जो होगा, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, इसको हम लोग कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि सर इसमें दिया हुआ है कि राज्य की ड्यूटी होगा, है ना, कि राज्य नागरिकों के लिए फलाना ढिकाना काम करेगा। ऐसा हम कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते। क्लियर बात? अब देखो इसमें होता क्या है। अब इसके बाद 1952 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब थे, कौन, नेहरू साहब, तब नेहरू साहब ने बोला कि भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखो, तब इन लोगों ने लाया सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम। क्लियर बात है? अब ये क्यों लाया, इसको देखते हैं। देखो, समाज का आर्थिक रूप से विकास करने के लिए एक परियोजना लाया गया, एक कार्यक्रम लाया गया, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और उनकी सरकार के द्वारा। क्लियर बात है? कब, 1952 में। 1952 वो समय था जब भारत में पहली बार चुनाव हुआ था,
सरकार बनी थी, और सरकार बनी तो योजना आएगी। तो योजना आया कब? 1952 बाय नेहरू एवं उनके कांग्रेस सरकार के द्वारा। क्लियर बात है। ये जो योजना था इसका पूर्ण रूप से संबंध ये मूलतः कृषि विकास कार्यक्रम था, है ना। इसका जो मूलतः कृषि विकास कार्यक्रम पर आधारित योजना था, ये जो सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम है ये। एक बात। दूसरी बात, इसमें जो हमारी हेल्प किया था, सहायता, ये किसने किया था? यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसमें अमेरिका द्वारा फंडिंग की गई थी, तभी ये योजना का विकास किया गया था। क्लियर बात है भाई। उस समय तो हमारे पास पैसा ही नहीं था ना। टोटल 400 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपीस हमको मिला था ब्रिटिशर से, जिसमें से हम लोगों ने पाकिस्तान वालों को दिया था 75 करोड़। हमारे पास कितने बचे? 325 करोड़। अब इतनी बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, तो काम बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। सिंपल सी बात है ना। तो फिर क्या किया गया? यही यूएसए से पैसे लिया गया। क्लियर। और कोई हमारे पास में ऑप्शन था नहीं। इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। ये जो योजना था ना, इसका नाम रखा गया राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। गांधी जी ने तो पहले बोल दिया था कि भाई भारत गांव का देश है, गांव का पहले विकास करो, लेकिन गांधीवादी विचारधारा के लोग मानते हैं क्या? नहीं मानते। अब भुग तो भुगतना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है ना। देखो उद्देश्य, ये जो योजना था सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस क्या था? कि ग्रामीण विकास, गांव का विकास करना है। गांधी जी ने पहले बोल दिया था कि भाई भारतीय संविधान में प्रावधान कर दो, लेकिन आप लोगों ने कहाँ रख दिया? डीपीएससी में। अब देख लो, गांव का विकास करने के लिए कार्यक्रम चालू कर रहे हैं। देखो ध्वस्त हो गई। इसका परिणाम क्या होगा? योजना फेल हो गई। ये योजना क्या हो गई? फेल हो गई। अरे भाई सिंपल, योजना फेल हो गई होगा, क्यों नहीं होगा? देखो, अगर आपका कोई गांव है और वहां आपको पानी की समस्या उत्पन्न हो गई, तो आप लिखोगे लेटर, किसको लिखोगे? नेहरू साहब को। अब हमारा देश इतना बड़ा है, क्लियर बात है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक, आपका गांव यहाँ आता है, यहाँ से लेटर यहाँ तक पहुँचने में तो समय लग जाएगा ना, है ना। दिक्कत हो जाएगी। तो योजना फेल होना सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वो जनित हो रहा था। कौन? पंचायती राज व्यवस्था। यहाँ पे डिमांड चालू हो गई थी कि भाई अब हमको स्टेबल करना पड़ेगा गाँव को। अब गाँव को स्टेबल कैसे करोगे? शक्ति देकर। अब शक्ति कैसे दोगे? जब हम वहाँ पे प्रशासन की शक्ति देंगे, न्याय की शक्ति देंगे, सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रम बनाने की शक्ति देंगे। तो यहाँ से जन्म लेना चालू हो गया था कौन सी? पंचायती राज व्यवस्था का। अब देखो, ये योजना आया 1952 में। योजना का उद्देश्य था गाँव का विकास करना, लेकिन योजना क्या हो गई? फेल हो गई। फेल होने का कारण ये आपको बुक में नहीं मिलेगा। फेल होने का कारण क्या था? उचित प्रशासन, उचित प्रशासनिक व्यवस्था, है ना। उचित प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव, है ना। गांव में बैठ के, शहर में बांट के, दिल्ली में बैठ के आप बोलोगे कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग में समस्या को कैसे सॉल्व करना है, हो पाएगा क्या? प्रैक्टिकली संभव नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम था उचित प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव होना, मतलब पंचायती राज पर डिमांड यहाँ से चालू होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे। अब होता क्या ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मालूम पड़ गया कि भाई हमारी योजनाएं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हम अच्छा कुछ काम नहीं कर पा रहे। तब 52 के बाद 57, 5 साल हो गया, तब इसका दिमाग ठंडा किया। तब इसने बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने कि भाई बलवंत राय मेहता, ये आदमी है ना, इन्होंने बोला किनको? बलवंत राय मेहता साहब को कि भाई आप एक काम करो, है ना, योजनाएं के असफलता होने का जो कारण है उसको फाइंड आउट करो, उसको पहचानो, उसको बताओ हमको कि योजना जो है कोलैप्स क्यों कर रही है, समाप्त क्यों हो रही है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रही, उसका कारण बताओ। और अगर आपको कारण पता चल जाता है कि ये समस्या है, तो आप में कुछ सुझाव भी दो, कुछ एडवाइस भी दो, ताकि हम उस सुझाव को लेकर कुछ योजना बना सकें गाँव के विकास के लिए। ये प्रश्न था। अब देखो आगे। तब बलवंत राय मेहता नामक समिति का निर्माण किया गया। कब किया? 1957 में, और महीना था नवंबर। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का निर्माण हुआ था। एक बात। दूसरी बात, इस समिति ने देखा योजनाओं के, गांव गए, गांव में देखा कि योजना कहाँ पे कोलैप्स कर रही है, कहाँ पे कमी है, कहाँ पे लूप फॉल है, ये सब चीज़ें उन्होंने देखा और कारण उनको फाइंड आउट कर लिया। अब देखो इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने कारण को तो पहचान लिया कि भाई बलवंत राय मेहता समिति ने बताया कि योजनाओं की असफलताओं का मुख्य कारण क्या था। पहला कारण ये था कि प्रशासन गवर्नमेंट अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है ना, कि गांव में अगर कोई काम करवाना है, फॉर एग्जांपल के लिए
कि यदि तालाब का निर्माण करवाना है तो भाई उस समय नेहरू साहब क्या बोलते थे कि अगर तालाब का निर्माण करवाना है तो वहां पे अधिकारी कौन भेजेंगे, हम भेजेंगे। अब एक बात बताओ, तो दिल्ली में बैठने वाला आदमी दुर्ग में किसके घर में नल नहीं लगा है, नल लगा है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखने आएगा क्या, है ना, बात करता है। अब दूसरी बात देखो, ग्रामीण जनता जो है इस प्रशासन में किसी भी प्रकार की भागीदारी में नहीं थी, इनको किसी भी प्रकार का प्रशासन में हस्तक्षेप करने को नहीं मिलता था। अब एक चीज बताओ भाई, आपको अगर तालाब का निर्माण करवाना है और आप अधिकारी हो और मैं बोलता हूँ कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब हूँ, अब मैं बोल दे कि भाई आप एक काम करो, वहां पे जाओ और तालाब की खुदाई करो और गाँव में क्या करो, सिंचाई की सुविधा को बना दो करके, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे ना कि सिंपल है कि भाई जेसीबी लेके जाओगे, खुदाई करोगे, उसके बाद तालाब बना लोगे। लेकिन यदि आप लोग वहां पे जनता, ग्रामीण जनता को शामिल कर दिए तो फिर क्या लोग काम कैसे करेंगे, वो लोग काम ऐसा करेंगे कि 20 दिन तक इस वार्ड के लोग काम करेंगे, 20 दिन तक इस वार्ड के लोग काम करेंगे, तो धीरे धीरे जो है रोजगार का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। तो इसी के साथ गांव में क्या होगा, पैसा आएगा, पैसा फ्लो होना चालू हो जाएगा, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरना चालू हो जाएगा। यही समस्या थी कहाँ पे, इन योजनाओं में। किसने बताया, बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था 1957 में। अब नेहरू साहब ने बोला कि ठीक है भाई, आप तो बोल रहे हैं कि असफलताओं के ये प्रमुख कारण है, अब एक चीज ये बताओ कि हम इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे करें। तब बलवंत राय मेहता साहब ने कहा कि भाई अब आपको पंचायत को इंट्रोड्यूस, है ना, इम्प्लांट करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, और बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत जो है, इस जो अव्यवस्था है, प्रशासनिक अव्यवस्था है, जिससे हम लोग गांव का विकास नहीं कर पा रहे, इस समस्या का निदान करने का एक मस्त और जबरदस्त क्या है तरीका, क्या गांधीवादी विचारधारा के तहत हमको पंचायत की स्थापना करना होगा, और पंचायत 3 स्तरीय होगा, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। गॉट इट। अब इसके आगे अब देखो आगे, अब भाई ये तो लेना है डिसीजन कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको चालू करना है। क्लियर बात, आई थिंक आवाज आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो पंचायती राज व्यवस्था का जन्म हो रहा है। अगर हम पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास को देखेंगे ना तो हमको मिलता है कि तमिलनाडु उसको पहले एक क्षेत्र था, उसको बोलते थे तंजौर, तो वहां पे कौन सा राजवंश था, चोल राजवंश। तो चोल राजवंश भी पंचायत की व्यवस्था को बना के रखे थे, मतलब पंचायत का जो साक्ष्य है तो थोड़ा सा पुराना भी है, पुराने समय में भी पंचायत की कुछ वैल्यूज थी, है ना, पंचायती राज व्यवस्था वहां पे था, जिसको बोलते थे हम लोग ऊट बोलते थे पंचायती राज व्यवस्था को, तंजौर में। क्लियर बात है। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो लॉर्ड रिपन जो था ना, लॉर्ड रिपन भारत का गवर्नर जनरल था, अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया। तो वो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्लियर बात है, इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लेना कि स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं लॉर्ड रिपन को। कई एग्जामिनेशन में इसको पूछा जाता है, तो आप लोग उसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। अब देखो आगे 1959 में जैसे ही BL मेहता या बलवंत राय मेहता साहब ने रिपोर्ट दिया, तब नेहरू जी को समझ में आ गया कि भैया हमको इसको इम्प्लांट या इस पंचायती राज को तुरंत निर्माण करना पड़ेगा, अन्यथा जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है पूरी तरह से क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और उस समय जो गांव का मतलब भारत जो देश था वो गांव का प्रदेश है, आज भी है, लेकिन उस समय ज़्यादा अवस्था जो है ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो तुरंत ही इसको इम्प्लांट करने की जरूरत थी। लेकिन एक बात यहाँ पे एक चीज़ फंस रहा था कि जो पंचायत था ना, यह पंचायत कहाँ लिखा हुआ था, भाग नंबर 4 में लिखा हुआ था कि भाग नंबर 4 में होगा, और भाग नंबर 4 है कहाँ पे, आर्टिकल नंबर 40 में लिखा हुआ था। तो जो भाग नंबर 4 है किसका पार्ट है, DPSP का पार्ट है। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य को कुछ निर्देश दिए गए थे, आपके पास जब पैसा हो जाएगा, आपके जब सक्षम हो जाओगे, तब आप ये जो तत्व है जो 36 से 51 के बीच में दिया हुआ है, इसको आप अपनी सुविधा अनुसार लागू करवाएंगे। कोई भी नागरिक इसको लागू कराने के लिए कोर्ट नहीं आ सकता, नहीं तो बोला गया कि भाई जो स्टेट इसको लागू कर सकता है उसको लागू कर दो। अब हम बताएंगे कि कौन से स्टेट ने इसको सबसे पहले लागू किया और अभी वर्तमान में स्थिति पंचायत राज की क्या है। चलिए करते हैं।